सो साइक्लोट्रॉन जल्दी से बता दें, बेसिकली क्या है कि एक डिवाइस है जिससे हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। कैसे एक्सेलरेट करते हैं कि यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई एक चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, तो उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जिससे कि ये मूव करके ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले डी में चला जाता है। जैसे ही डी के अंदर जाएगा, राइट, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, राइट, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल इस तरफ अंदर v वेलोसिटी से गया, v क्रॉस b इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो वो इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो जिसकी वजह से ये हाफ सर्कल लेके यहाँ तक पहुंचेगा। हाफ सर्कल लेके जब ये हाफ सर्कल लेके इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर से क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन था। जब ये पार्टिकल घूम के यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑसिलेटर एसी ऑसिलेटर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से ये अब फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम के, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया वो एक्सेलरेट करके इस पॉइंट पे आ गया। एक्सेलरेट करने की वजह से उसका स्पीड भी इंक्रीज हो गया। स्पीड इंक्रीज करने की वजह से उसका अब रेडियस इंक्रीज हो जाता है। फिर ये घूम के यहाँ तक आएगा, है ना, सेमी सर्कल लेके यहाँ तक आएगा। यहाँ पे फिर से ये एक्सेलरेट करेगा, फिर से उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने की वजह से उसका रेडियस और बड़ा हो जाता है, एंड सो ऑन, ये इस तरह से घूमता रहता है। और हर बारी जब ये डी के पास आएगा तो उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे इस ऑसिलेटर का जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाता है। सो हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को और इसके जो रोटेशन के फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बेसिकली इसको साइक्लोट्रॉन को ऑपरेट करते हैं। फाइनली बहुत सारे ऐसे टर्न्स लेने के बाद ये इस पॉइंट विंडो से बहुत हाई वेलोसिटी से, तब तक बहुत एनर्जी गेन कर चुका होगा ये पॉजिटिव चार्ज, हाई एनर्जी से ये जाके टारगेट को हिट करता है, और फिर हम लोग जो भी उसका यूजेज है उसको हम लोग यूज करते हैं उस हिसाब से। So that is what we did in the last class. So let's see. तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन था, लेट्स से mv स्क्वायर बाय r, ये एनर्जी, ये जो फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स qvb। तो जिस समय उसका वेलोसिटी v नॉट था, ठीक है, तो v नॉट into b into q is mv naught square by r naught. So this will give you the value of v naught is equal to bq r naught by m. So this v naught and this v naught gets cancelled. V naught square gets cancelled. So v naught becomes bq into r naught by m. Maximum kinetic energy is half mv naught square. So उसको solve करते हैं b square q square r naught square by 2m हो जाता है। Now साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले टाइम पीरियड निकालेंगे। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो इधर से इधर आने में पाई एम बाई बी क्यू लगता है, तो एक पूरे सर्कल को कवर करने में 2 पाई एम बाई बी क्यू लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब बी क्यू बाई 2 पाई एम हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो 2 पाई इंटू न्यू हो जाएगा, तो वो बी क्यू बाई एम हो जाता है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी हमें इस ऑसिलेटर का भी रखना पड़ेगा। अब फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको एक्सेलरेट कराता है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको घूम के वापस वहीं पे लेके जाता है, मतलब सर्कुलर पाथ में इसको मूव कराता है। सो इन साइक्लोट्रॉन the electric field is used to accelerate the heavy charged particle in the region between the two Ds, and the magnetic field makes the heavy charged particle to describe the circular path inside the Ds and to reach in a gap between the two Ds for further acceleration by electric field. तो ये जो दो Ds थे, इन दो Ds के बीच में
ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको वापस गुम करके यहीं पे वापस लाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसको एक्सेलरेट कराने के लिए रहता है, जिससे कि इसका रेडियस बढ़ता रहे और ये फाइनली एक्सेलरेट करता रहे. Now, limitation of cyclotron. The ion cannot move with a speed beyond a certain limit in a cyclotron. उसका एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप नहीं इंक्रीज कर सकते हैं. Cyclotron is suitable only for accelerating heavy particles like proton, neutron, alpha particle, etc. Uncharged particles cannot be accelerated by cyclotron. Positive charge particle होना चाहिए. Uses of cyclotron: the high energy particles produced in a cyclotron are used for artificial transmutation in order to produce radioisotopes, which are used for medical purposes in hospitals to diagnose the chronic disease and for their treatment. तो हाई स्पीड में जो ये हम लोग रेडियो आइसोटोप, रेडियोथेरेपी वगैरह जब हम करते हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए, तो वहां पे हाई स्पीड में ये रेडियो आइसोटोप्स जाके हिट करना है. तो रेडियो आइसोटोप्स को हाई स्पीड मतलब एक्सेलरेट करा के उस वेलोसिटी तक ले जाने के लिए साइक्लोट्रॉन्स यूज होता है वहां. The high energy particles produced in a cyclotron are used to bombard the atomic nuclei and then to study the resulting nuclear reactions, which helps to investigate the nuclear structure. तो nuclear reactions को initiate करने के लिए कभी कभी बहुत high speed positive charges को जाके hit करना होता है उस nucleus को, जिससे वो reactions initiate हो. तो ये जो high speed gain कराता है, ये cyclotron ही gain कराता है. It is used to add ions into the solids in order to improve the quality of solids. उसके अलावा the high energy particles, तो ये basically ions into the solid, ये doping वाला चीज हो गया. आगे तुम लोग जो semiconductors करोगे तब वहां पे पढ़ोगे. The high energy particles produced in a cyclotron are used to produce other high energy particles like neutrons through bombardment process, which are used in atomic reactors. तो ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल जो साइक्लोट्रॉन में प्रोड्यूस होता है ना, these are help these are used to bombard the process, bombard certain neutrons, जिससे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस इनिशिएट हो सके. Now let's just see this video. Cyclotron is a device developed by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934. It is used to accelerate charged particles like protons and neutrons. This results in production of high energy charged particle. In nuclear physics, such energized particles are used to bombard nuclei, causing nuclear reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help of an oscillating electric field. By making it cross the same electric field time and again with the use of a strong magnetic field. Two hollow half cylinders made of high conductive metals known as Ds are so placed that the straight edge will be face to face with a small gap between them. Now these two Ds are connected to two terminals of an alternating voltage source, an oscillator. It would help in changing polarity. If D1 is in the positive potential, then D2 will be in exact opposite, that is negative potential at the same time. In this way, they would be oscillating and an electric field would be created between them. One electromagnet is kept below the two Ds and one electromagnet is kept above the Ds. Bottom electromagnet will have north pole above and top electromagnet will have south pole below. This would create a magnetic field perpendicular to the direction of the electric field. This entire arrangement is sealed in a vacuum box. The two Ds create an electric field
The direction of electric field is horizontal. The direction of magnetic field is vertical. When we place a positively charged particle, which may be a proton or a combination of proton and neutron both, since D1 is positive, D2 is negative, there is an electric field between them. Now a force acts upon the charged particle and its direction would be the direction of E. Because of this force, the charged particle gets acceleration, and because of acceleration, the speed increases till it enters the D. Since D is an enclosed container, so the value of electric field is 0. So force becomes 0 and acceleration becomes 0. So inside the container, there is no electric field, but there is magnetic field and its direction is north. The charged particle now moves perpendicular to the direction of the magnetic field. It experiences a force in a direction perpendicular to the plane containing V and B. This force provides the centripetal force and makes the charged particle move along a circular path of radius. R is equal to mv upon q times b. The particle makes a semicircle and comes to the gap. The time taken is t by 2. Because if the time taken to complete one circle is t, then the time taken to complete semicircle would be t by 2. As soon as the particle comes to end, it is influenced by electric field. When the particle was born, its velocity was 0. When it enters the D, its velocity is v, and it is constant because the magnetic field cannot change the velocity. The oscillator will change the polarity. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle to v1. When it enters d2, the velocity would remain constant. Now d2 becomes positive and d1 becomes negative. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle. The particle would now move from D2 to D1 because its velocity would increase to D2. When it enters D1 again, the velocity would remain constant because the magnetic field cannot change the velocity, but the particle would make a greater semicircle because it is coming inside the D with a greater velocity. When it comes out of D, it comes under the influence of electric field. Once again, the electric field accelerates the charged particle, and now the velocity becomes v3. In this way, the particle moves in a circular path, and with each circle, the velocity of the charged particle increases. If the velocity of a charged particle increases, the radius of the charged particle would also increase. Finally, when the particle has no more space to grow in radius, it is thrown out through a window. With such a high velocity, the particle has high energy and it hits the target. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो वो तो था साइक्लोट्रॉन का हिस्सा. आईएससी बोर्ड वालों के आ रहा है साइक्लोट्रॉन. सीबीएसई वालों को शायद ये कह रहे थे, वैष्णवी बता रहे थे कि शायद कोर्स से हट गया है. बट ठीक है, एटलीस्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें तो ये नहीं होगा ना कि
कि कौन थर्ड क्लास में पहुंच गया, फिर से कौन बच्चा है ये है? कौन होशियार बच्चा थर्ड क्लास में पहुंच गया है, बता दो भाई। सो एनोटेटर भी करके जीवन में कुछ होता है देखने लायक, समझे? तुम चाहते हो कि वो सब देख के फिर कान खींचे तो बताओ, फिर खींच लेंगे। स्वप्ननील था क्या इतना होशियार? जो स्वप्ननील जैसा ही बच्चा लगता है। मैंने कुछ नहीं करा सर, मैं नहीं करते ये सब। अच्छा चलो चलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पढ़ना जरूरी है, चाहे वो अभी नहीं आ रहा है एग्जाम में, आगे तो तुमको यूज होगा ही। और ऐसे भी द होल चैप्टर शुड बी रेड वंस, होल सिलेबस शुड बी रेड वंस। जब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस समय देखेंगे कि क्या कोर्स है क्या कोर्स में नहीं है, राइट? जब हम रिवीजन कर रहे होंगे या फिर टेस्ट ले रहे होंगे या फिर सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स कर रहे होंगे, तो उस समय हम लोग ये ध्यान में रखेंगे जो सिलेबस है उसी की चीजों को याद करें। बट पढ़ना तो पूरा ही चाहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो कंसिडर Vaishnavi, between the d's the velocity will increase ना, वहीं पे तो increase करता है between the d's। और जैसे जैसे मतलब d के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, d के बीच में बिटवीन द d's, जो दोनों d के बीच का जगह है वहीं पे एक्सेलरेट करता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So consider a straight cylindrical conductor PQ of length L, area of cross section A, carrying current I placed in a uniform magnetic field of induction B. So आप देखो यहाँ पे जो करंट है इस कंडक्टर में इधर फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। Now let the conductor be placed along x-axis. So let's say the conductor is placed along the x-axis and the magnetic field be acting in xy plane making an angle theta with the x-axis. Suppose the current I flows through the conductor from the end P to Q. P to Q current I flow कर रहा है. Since the current in a conductor is due to motion of electrons, therefore electrons are moving from end Q to P. अब देखो करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा इसके ऑपोजिट होगा। So the electron is moving from the direction Q to P. Let Vd is the drift velocity of electron, minus E is the charge on each electron. Then the magnetic Lorentz force on an electron is given by, हम लोग force F is equal to, अभी पिछले 2 क्लास से हम लोग ये कर रहे हैं, 2-3 क्लास से QV क्रॉस B हमने पढ़ा है, force is equal to QV क्रॉस B। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, माइनस E आ जाएगा। जो वेलोसिटी है उसका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर Vd हो गया क्रॉस B, तो माइनस ऑफ E इंटू Vd क्रॉस B हो जाएगा। Now if n is the number density of free electron, right, so that is the number of free electrons per unit volume of the conductor, then total number of free electron, मान लो n is the number of electron per unit volume, तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है और लेंथ l है तो वॉल्यूम इसका a इंटू l हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू l। नाउ total force on the conductor is equal to the force acting on all the free electrons inside the conductor while moving in the magnetic field, and is given by F is equal to n into F. So अब ये जो था, this is the force on each electron and this is the total number of electron. So total number of electron into force on each electron will give you the total force F. So इन सबको multiply कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर है ये वाला एक्सप्रेशन? अब हम लोग आते हैं, वी नो दैट द करंट I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है एन ए ई वी डी करंट होता है। सो करंट एलिमेंट I इंटू एल क्या हो जाएगा, एन ए एल ई वी डी।
तो वहां पे जो हम लोग IL को लिख सकते हैं -NaLeVd, नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा जाता है करंट के, तो इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन हमने कर दिया है। जब हम यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन देना होगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू L का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। तो करंट जिधर फ्लो कर रहा है वो करंट एलिमेंट शो करते हैं IL। तो ये जो करंट एलिमेंट है ये बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको L लेंथ से मल्टीप्लाई करके और एक डायरेक्शन बता दिया तो करंट एलिमेंट होता है जिसको कि वेक्टर क्वांटिटी हम मानते हैं। सो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B है। अगर उसको हम लोग यूज करें तो यहाँ पे देखो जो पिछला वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारा इसमें -NaLeVd, तो ये बेसिकली क्या है, ये IL के बराबर, राइट। तो यहाँ पे देखोगे IL इज NaLeVd, तो हमारा जो इक्वेशन था F इज इक्वल टू -NaLeVd क्रॉस B है हमारा। जो फोर्स का इक्वेशन पिछले वाले पेज पे था -NaLeVd क्रॉस B। अब ये जो पूरी चीज है इसको हमने डिफाइन कर दिया, करंट I L के, ये करंट एलिमेंट से हमने बताया कि ये करंट एलिमेंट है, तो IL क्रॉस B हो जाएगा F का वैल्यू। तो ये जो फोर्स है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला हमने किया, अगर मूविंग चार्ज है तो उस पे QV क्रॉस B हमारा फोर्स हो जाता है मूविंग चार्ज पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज मूव कर रहा है, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी IL क्रॉस B। तो बिल्कुल मिलता जुलता है QV क्रॉस B और ये IL क्रॉस B, राइट। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B इसका मैग्नीट्यूड है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन IL एंड B। ओके, क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. वेक्टर है ये, इधर IL वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो ILB साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें स्पेशल केसेस लेते हैं। हमने ये किया कि भाई F इज इक्वल टू IL क्रॉस B है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं ILB साइन थीटा। अब थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, हमें पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अगर करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, so it means a linear conductor carrying a current when placed parallel to the direction of magnetic field experiences no force। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तो उस समय फोर्स जो है 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा 1 होता है, तो उस केस में F क्या हो जाएगा, ILB इंटू साइन 90 मीन्स 1, तो ILB हो जाएगा। तो उस समय फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल टू 0। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू ILB। So it means that a linear conductor carrying current when placed perpendicular to the direction of magnetic field experiences maximum force, the direction of which is given by right-handed screw rule or Fleming's left-handed rule। So Fleming's left-hand rule भी डायरेक्शन बताता है और right-hand screw rule से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें ये चार्ज कैरिंग मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है I, और इस पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड
इसमें गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, लेट्स से, ठीक है। तो अब ये देखो कि करंट इधर जा रहा है और बी इधर है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आई क्रॉस बी करोगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको दो तरीके से करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑन द बोर्ड विद द डायरेक्शन. सो इफ यू सी दिस, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे पास एक पहले तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, this is going inside the plane of paper. क्लियर है. अब इसमें जो करंट है that is like this, है ना. करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से this is current I and this is magnetic field B. अब अगर आप देखोगे इसमें डायरेक्शन, जैसे करंट I हो गया, अब इसमें डायरेक्शन निकालना होगा तो देखो करंट आई के अलोंग हमारा पाम रखेंगे और बी अंदर के तरफ तो हम लोग कर्ल करेंगे फिंगर्स. तो जो थंब का डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन हमें बेसिकली अब ये इसका डायरेक्शन देगा फोर्स का. तो जो इस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल ले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये हमारा तीन डायरेक्शंस हैं बेसिकली, राइट. तो जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, तो अगर आप इस तरह से तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रखोगे, राइट, तो जो हमारा ये थंब है ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ये जो फोर फिंगर है ये हमें फील्ड का डायरेक्शन देता है, और ये सेंटर फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन देता है. सी से करंट हुआ, एफ से फील्ड हो गया, और ये थंब जो है ये फोर्स का डायरेक्शन देता है. तो फील्ड क्या है, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, राइट. और ये जो सेंटर फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन दे रहा है. तो थंब देखो किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो ये फोर्स का डायरेक्शन देगा, राइट. बट ये बहुत लिमिटेड है बेसिकली. बस फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे तुमको निकालना है या फिर मूविंग चार्ज पे निकालना है, वहीं पे हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं. उसके अलावा बाकी सब जगह नहीं लगेगा. तो इसीलिए तुमको क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज जो है हर जगह एप्लीकेबल है ना. क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि भाई ऊपर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, है ना, और जो करंट का डायरेक्शन के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यू नो गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड में. क्लियर है सभी को दोनों रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये राइट हैंड थंब रूल? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया. तो अगर इसके so if the conductor carrying current I is not straight one and is placed in a uniform magnetic field, then the magnetic force on the small element of this conductor of length dl is I dl cross b. मान लो कुछ जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, तो अब स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग निकाल लेते हैं I dl क्रॉस b, मतलब dl लेंथ के लिए. लेट्स से करंट इसमें जो I फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट I dl हो जाएगा. I dl क्रॉस B करेंगे तो df निकल जाएगा. तो अगर टोटल फोर्स निकालना होगा तो हम df को इंटीग्रेट कर देंगे I dl क्रॉस B, तो df का इंटीग्रेशन f हो जाता है. f इज इक्वल टू df का इंटीग्रल, और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I dl क्रॉस B. सो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द होल कंडक्टर इज दिस. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now force between two parallel linear conductors carrying current, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स कि इसी से एम्पियर का डेफिनेशन आता है. 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन है इसी से आता है. तो लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट. So let us understand it थोड़ा. So if you again see it here,
So let's say we have two parallel current carrying conductors. Let's say इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है और इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है। इसमें करंट लेट्स से I1 है और ये दूसरे वाले में करंट I2, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर I1 है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे कि करंट ऐसे है, गोइंग स्ट्रेट, इसको अगर होल्ड करेंगे तो हमारा फिंगर्स किधर कर्ल कर रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे I1 के वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है बच्चों? तो B ड्यू टू I1 अगर हम लोग को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू I1 will be equal to mu naught by 2 pi. So mu naught by 2 pi, और मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, this distance is given as, so this distance is given as यहाँ पे r, ठीक है। तो mu naught by 2 pi, let's say this distance is r, तो mu naught by 2 pi r into I1, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके वजह से यहाँ पे होगा ना बच्चों? Yes, sir. अब इसका अगर हम एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करें, राइट, लेट्स से दिस एलिमेंट, इफ वी कंसीडर दिस एलिमेंट, राइट, या फिर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ, यूनिट लेंथ, तो अभी इसको पहले हम लोग डीएल एलिमेंट के लिए कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से यहाँ पे है V1 एट I2। अब इस पे करंट, अब बिकॉज यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि I dl क्रॉस B होता है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, I dl ऊपर की तरफ क्रॉस B करेंगे तो फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हैं कि भाई करंट हमारा ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ड्यू टू करंट 1 ऑन 2 F12। तो ये जो फोर्स है, so force on second current element, current due to first current F21 कर लो मान लो, is equal to I dl क्रॉस B, इसमें I2 करंट हो गया, dl अगर यूनिट लेंथ को कंसीडर करोगे तो into 1 हो गया उसका लेंथ, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो लिख लो कि भाई B1 मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग पूरा पुट करते हैं तो यू विल सी, यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर लें F21, सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वजह से I2 into 1 into mu naught I1 upon 2 pi r. So this will be equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. So this is the force which is acted upon in the second conductor due to the first conductor. Clear है? Yes, sir. सेम फोर्स फर्स्ट पे सेकंड की वजह से लगेगा, वो भी निकालोगे तो सेम फोर्स लगेगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा अगर हम देखेंगे तो इसके वजह से, देखो सेकंड वाले करंट के वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। करंट इधर है तो यहाँ पे तुम देखोगे तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये बाहर की तरफ हो गया, राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाते हो, फील्ड बाहर हो गया, करंट इधर है ऊपर की तरफ, ठीक है, और फील्ड इज कमिंग आउट, और ये करंट ऊपर, तो जो इधर जो लग रहा है फोर्स लग रहा है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, दोनों के बीच में हो गया ना अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसको इधर खींच रहा है और ये वाला इसको इधर खींच रहा है,
तो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। और यही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता तो रिपल्सिव होता। लेट्स चेक इट। सो लेट्स से यहाँ पे दो करंट का डायरेक्शंस है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब ये करंट I1 मान लेते हैं और इसमें करंट I2 मान लेते हैं। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और इसमें अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो देखो करंट नीचे जा रहा है और B अंदर है, तो IDL क्रॉस B करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसके वजह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से विल बी अगेन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सो ये क्रॉस इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और यहाँ पे IDL क्रॉस B करेंगे तो इस पे भी फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों फोर्स देखो, ये क्या है, रिपल्सिव है दोनों पे, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जब जाएगा तो रिपल्सिव होगा, और सेम डायरेक्शन में जब फोर्स है तो अट्रैक्टिव। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, yes, sir. लेट्स सी दिस नाउ। डायरेक्शन वगैरह समझ में आ गया ना। सी द पर्पस ऑफ डूइंग नॉट ऑन इट ऑन बोर्ड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन सेंस, है ना। ये इस पे नहीं हो पाता है वो चीज, तो अगर जहाँ नहीं समझ में आया मुझे बोल देना, मैं दोबारा फिर समझा दूँ। सर हाँ जी बेटा। सर वो F21 में I1 कैसे यूज हो रहा था? I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लग रही थी। एक सेकंड रुक, कौन सा वाला पूछ रहे हो मेरे से, बताओ कौन से वाले में, ये वाले में? सर F21 में सर वो फॉर्मूले में। यस सर। सर I1 वाली मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज हो रही है? अरे तो इस करंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना बालक। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने थोड़ा ना आ रहा है, एक करंट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स थोड़ा ना लगाएगा। ये वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो उसके वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा सेकंड में, नहीं? यस सर। और सर फिर I2 into 1 क्यों है? देखो I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाल लिया ये, राइट? यस सर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला इस पॉइंट पे, मतलब जहां पे तुम्हारा सेकंड करंट है उस पे ये मैग्नेटिक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू IDL क्रॉस B करते हैं ना हम लोग, तो I जो लेंगे अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे ना, क्योंकि ये वाले कंडक्टर पे हमको फोर्स देखना है ना। तो इस कंडक्टर का करंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, जो पहले वाले कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट इसके वजह से, तो I2 इंटू ये जो DL किया है हमने, ये DL दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हम लोग मान रहे हैं कि यूनिक लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो DL को 1 लिया है, तो I2 इंटू DL इंटू B, क्या है मेरा, ये है B, ये जो हमने निकाला है। करंट I2 सेकेंड कंडक्टर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए करंट उसका ले रहे हैं, लेंथ उसी का ले रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ ले रहे हैं, और B जो फर्स्ट वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r हो जाता है। बताओ और क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर ये सेकंड केस में डायरेक्शन इधर वाले में, यस सर। इधर वाले में क्या है कि ये जो करंट I1 ऊपर की तरफ है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें भी अंदर की तरफ ही जाएगा, है ना। बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, नीचे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हो तो करंट नीचे है, राइट, और फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तुम इससे भी देख सकते हो, करंट ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो IDL क्रॉस B अंदर की तरफ जाएगा, हम किधर है, बाहर की तरफ है। आ रहा समझ में? यस सर। ये F21 का डायरेक्शन पता चल गया। अब यहाँ पे इस करंट के वजह से, इसके वजह से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस वाले पे, फर्स्ट वाले पे, सेकंड के वजह से फर्स्ट वाले पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे
गोइंग इनसाइड ही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड क्रॉस, और करंट ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। आईडीएल क्रॉस बी इस तरफ से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे तो भी निकल सकता है। करंट का डायरेक्शन ऊपर है, फील्ड अंदर है, तो ये देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ऐसे। Are you able to see this? Yes. ठीक है, इधर की तरफ जा, ओके। हाँ. So in figure C1 D1 and C2 D2 are two finite long straight conductor carrying currents I1 and I2 in the same direction. Now they are held parallel to each other at a distance r apart in the plane of paper. Magnetic field is produced due to current through each conductor. Since each conductor is in magnetic field produced by the other, therefore each conductor experiences a force. So magnetic field induction at P on conductor C2 D2 due to current I1 passing through C1 D1 is B1 is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 by R. इसको हम लोग लिख सकते हैं mu naught I1 by 2 pi R. तो ये देखो, ये कह रहा है कि जो करंट C2 D2 में है, C2 D2 में करंट I2 है, ठीक है, और ये जो I1 करंट है जो C1 D1 में, उसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनसाइड है ना, इसके वजह से ये करंट का ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स में होंगे, और यहाँ पे आओगे तो ये किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ clear. Now according to right hand rule, the direction of magnetic field B is perpendicular to the plane of paper directed inwards, है ना, करंट I के वजह से मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड हो गया, inwards. Now as the current carrying conductor C2 D2 lies in the magnetic field B produced by the current through C1 D1, therefore the unit length of C2 D2 will experience a force given by F2 is equal to B1 I2 into 1. So ये बेसिकली तुम देखोगे कि इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड 1 के वजह से है, करंट के वजह से, इंटू I2 इंटू यूनिट लेंथ का हम लोग 1 ले रहे हैं, यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ 1 कर रहे हैं, तो B1 इंटू I2 हो जाए। तो B1 हमारे पास पता है कि दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू 2 पाई R, राइट, या म्यू नॉट 2 I1 बाय 4 पाई R, इसको म्यू नॉट 2 I1 बाय 4 पाई R जो है, इस B1 को I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये B1 इंटू I2 हो गया, ये F2 निकल गया। सो ये म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय R इस तरह से लेते हैं। ये यूनिट लेंथ पे जो फोर्स है उसको हम लोग इस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? सो तुम ये जो लिखोगे, ये जो F है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसकी वजह से भी तुम चेक करोगे, मान लो इसमें जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा था जिसकी वजह से ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होगा ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली आई डी एल क्रॉस बी करोगे तो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनसाइड, तो यहाँ पे भी अंदर के तरफ F2 लग रहा है और F1 भी जो है वो भी अंदर के तरफ लग रहा है, राइट। The two linear parallel conductors carrying current in the same direction attract each other. So if the current in the conductor C1 D1 and C2 D2 are in opposite direction, they will repel each other with the same force. है ना, opposite direction का भी मैंने केस बता दिया कैसे repel करेगा। Now the effective magnetic field due to two long linear parallel conductors carrying current in the same direction are as shown. तो यहाँ पे देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर तुम स्टडी करोगे तो इस तरह से तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो
ये अट्रैक्टिव है इसीलिए इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, रिपल्सिव है इसीलिए इस तरह का, यहाँ पर देख के तुमको दिख रहा है कि ये रिपल्सिव, ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का फील्ड लाइन है, अट्रैक्टिव है इसीलिए ये इस तरह का फील्ड लाइन है। So when current are in opposite direction, the resultant magnetic field is shown in figure, which is B. ठीक है, तो opposite direction का अगर हम लोग फिर से यहाँ पे अगर करें, मान लो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, राइट, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ये B हो गया, ये करंट I हो गया, और इस पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ, और इसमें करंट I1 है, राइट, तो I2 के वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे भी गोइंग इनसाइड है, और जो फोर्स होगा फोर्स इस डायरेक्शन, तो ये देखो रिपल्सिव फोर्स है, F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, तो ये रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है सभी को? So the pattern of the magnetic field indicates the force of attraction between two parallel conductors carrying current in same direction and force of repulsion between two parallel conductors carrying current in opposite direction. तो ये जो हम लोग का पैटर्न है ना, हमें दिख रहा है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्शन है, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है वो रिपल्सन। नाउ डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, so 1 ampere is that much current, okay, so 1 ampere is that much current which when flowing through each of the two parallel linear conductor placed in free space of a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of their length. तो 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन है? ये वो करंट है जो कि दो कंडक्टर के बीच में पास कर रहा होगा, दोनों कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा होगा, लेट्स से अगर ये दोनों 1 एम्पियर है ना, या फिर हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम लोग डिस्टेंस 1 मीटर रखें और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, डिपेंडिंग की करंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो अगर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन के बराबर है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? करंट I1 is equal to I2 is equal to 1 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। बहुत आता है ये, है ना, कि डिफाइन एम्पियर, और मतलब बेसिकली तुमको ये पुराना वो जो पीछे जो हम प्रूव किए हैं वो पूरा प्रूव आएगा, और उसके बाद तुमको 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकालने में, तो तुम्हारा जो फोर्स आ रहा था, है ना, दैट वाज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 pi r, राइट, इज इक्वल टू F। तो अगर I1 I2 बराबर है तो तुम म्यू नॉट का वैल्यू क्या लिखते हो? 4 pi into 10 to the power minus 7 into I square divided by 2 pi, डिस्टेंस 1 मीटर है, और फोर्स कितना कह रहे हैं हम? 2 into 10 to the power minus 7। 2 pi से इसको कट करोगे 2 हो गया, तो ये देखो 2 into 10 to the power minus 7, ये पूरा ही इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर 1 हो गया, तो I कितना हो गया? 1 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट इसको। तो अगली क्लास में फटाफट इसका न्यूमेरिकल करके और टॉर्क वाला स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसमें बस टॉर्क रह गया है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रह गया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो वोल्ट मीटर और एमीटर में, उसके लिए शंट कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें रह गई हैं, वो सब हम लोग अगली क्लास में। ये कितना बड़ा यूनिट है? बस ये दो टॉपिक बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 3 क्लास लगेगा और बस खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर थ्योरेटिकल है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में पूरा थ्योरी है उसके भरा हुआ।
अर्थ का मैग्नेट मतलब न्यूमेरिकल भी आता है बट ज्यादा थ्योरी वाला पोर्शन है उसका, हिस्टेरेसिस और ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैग्नेट के बारे में, बट वो सब थ्योरी है, वो सबसे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता। न्यूमेरिकल जो अभी कर रहे हैं इसी से आएगा, और उसके बाद फिर सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में न्यूमेरिकल। स्कूल में कहाँ पे हो तुम लोग? फिर अभी तो अटेंड भी करते हो कि नहीं क्लास? चेक करते हैं।